आपको मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित एक महाकाव्य है जिसका नाम है पद्मावत, उसकी कहानी सुनाऊंगी। उस कहानी का संकेत मैं कल कर चुकी हूँ। मैंने आपसे कहा था आपने एक मूवी देखी होगी पद्मावत। अब जो पद्मावत मूवी है वो इसी जो पद्मावत महाकाव्य है इसी पर ही आधारित है। तो उसके पहले हम पद्मावत के बारे में बात करें, पहले थोड़ा मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये मलिक मोहम्मद जायसी कौन है। बेटा जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि हमारे कोर्स में है भक्ति काल। भक्ति काल को भक्ति काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय भक्ति पर आधारित रचनाएं लिखी गई, यानी कि ईश्वर प्रेम पर आधारित रचनाएं लिखी गई। यही जो गतिविधि थी, यही विषय वस्तु सबसे प्रधान थी, इसलिए इस काल को हम भक्ति काल कहते हैं। और आपको मालूम होगा मैंने आपको हिंदी साहित्य के 4 काल बताए थे। पहला आदिकाल जिसे वीरगाथा काल भी कहते हैं, और दूसरा भक्ति काल। तो भक्ति काल 1375 ईस्वी से लेके और 1700 तक चला। और मैं आपको ये बता दूं, भक्ति काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। कौन से युग के नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इस भक्ति काल में जो ये जो भक्ति चीज है, इस भक्ति को हमने 2 भागों में बांटा था, आपको बताया था मैंने। कौन कौन से 2 भागों में बांटा था? एक सगुण वेरी गुड, एक सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। फिर मैंने आपसे कहा था कि सगुण भक्ति को फिर 2 भागों में बांटा गया था। 2 तरीके के सगुण कवि हुए थे। एक तो ऐसे जिन्होंने की राम की भक्ति करी, जिन्हें रामाश्रयी कवि कहा गया, और एक ऐसे भक्त कवि थे जिन्होंने कृष्ण की भक्ति करी, उनको कृष्णाश्रयी कहा गया। इसी तरीके से जो निर्गुण भक्त थे, इनमें भी 2 तरीके के कवि हमें देखने को मिलते हैं। एक तो वो लोग थे, वो संत थे जो कहते थे कि ज्ञान से ही ईश्वर की प्राप्ति होगी। और ज्ञान क्या? कि आत्मा और परमात्मा एक है, अलग अलग नहीं है। तो जो कवि इस ज्ञान पर भरोसा करते थे और जो कवि इस ज्ञान के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति मानते थे, उन्हें ज्ञानाश्रयी कवि कहा गया। क्या कहा गया उन्हें? ज्ञानाश्रयी। आपको मालूम हमने कवि पढ़ा था इसमें। और कुछ लोग ये थे कि ज्ञान तो बड़ी गूढ़ चीज है, जीवात्मा, परमात्मा, माया, ब्रह्म, ये आम आदमी के समझ में नहीं आता। लेकिन आम आदमी को प्यार समझ में आता है, प्रेम समझ में आता है। ईश्वर से प्रेम करिए, ईश्वर आपको अपने आप मिल जाएगा। और हम सब जानते हैं ईश्वर तो प्रेम का भूखा है। ऐसी बहुत सारी कहानियां हमने सुनी है, कर्माबाई की सुनी है, मीरा की सुनी है, शबरी की सुनी है कि भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, है ना। क्या हुआ था? कृष्ण ने विदुर की बेवा को त्याग कर, दुर्योधन की बेवा को त्याग कर विदुर के घर का साग खाया, प्रेम पर। क्योंकि दुर्योधन के अंदर प्रेम नहीं था और विदुर के अंदर प्रेम था। तो प्रेम से ईश्वर मिल सकता है। इनको प्रेम मार्गी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? प्रेमाश्रयी या प्रेम मार्गी कवि कहते हैं। इन्हीं को, जैसे ज्ञानाश्रयी वाले जो कवि हैं, इनको संत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संत काव्य। और जो ये प्रेम मार्गी हैं, जो प्रेमाश्रयी कवि हैं, ये सूफी संत कहलाए। क्या कहलाए? ये सूफी संत। तो ये मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो ऐसे ही सूफी संत। अब देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी की यदि हम पहचान करना चाहें तो कैसे करेंगे? भक्ति काल, निर्गुण धारा के प्रेमाश्रयी सूफी संत है मलिक मोहम्मद जायसी। तो आपको क्लियर हो गया मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में जानकारी होगी कि कौन है, क्या है। क्लियर? इतनी बात समझ गए। अब हम पढ़ते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जो हमारे किताब में है। इसमें से हम क्या बनाएंगे? शॉर्ट नोट्स। आपको मालूम है कैसे हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, तो अपनी किताब में देखते जाइए। जायसी प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि और सर्वश्रेष्ठ कवि है। बेटा आप मुझे ये बता दीजिए कि अब क्या आपको ये लाइन समझाने की जरूरत है? प्रेम मार्गी समझ में आ गया आपको, है ना। इनकी प्रसिद्ध कृति पद्मावत, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी हम किसी कवि के बारे में पढ़ते हैं, हमें उस कवि की रचनाएं जरूर मालूम होनी चाहिए। तो सबसे प्रमुख जो उनकी रचना, लिखी तो बहुत है, और सबसे प्रमुख जो रचना है वो क्या नाम है उसका? पद्मावत। क्या है? पद्मावत, जिसकी कहानी मैं कल आपको बता चुकी हूँ। किंतु इसके साथ ही अखरावट, आखिरी कलाम जैसी कृतियां भी जायसी कृति ही हैं। हिंदी के प्राचीन महाकाव्यों में रामचरितमानस से पूर्व पद्मावत का स्थान आता है। यानी कि पद्मावत भी क्या है? महाकाव्य। क्या है? महाकाव्य। भाई ये जो काव्य होता है ना, वो मुख्य रूप से अपन जब पढ़ते हैं तो महाकाव्य शब्द आता है, खंड काव्य शब्द आता है, मुक्तक काव्य शब्द आता है। ये महाकाव्य क्या होता है? जो बहुत बड़ा हो उसे हम क्या कहेंगे? महाकाव्य। जिसमें किसी धीरोदात्त नायक, यानी कि जो बहुत ही प्रसिद्ध हो, धीर वीर हो, उसके जीवन की पूरी घटनाओं का वर्णन किया गया हो, जन्म से लेके अंत तक, उस काव्य को महाकाव्य कहते हैं। जैसे रामायण, है ना। तो जो महाकाव्य और खंड काव्य किसे कहते हैं?
मैंने बताया था आपको, जिसमें उस व्यक्ति के जीवन की कोई एक घटना या कोई कम समय, किसी एक समय विशेष का वर्णन किया गया हो, उसे हम कहते हैं। जैसे यशोधरा, यशोधरा क्या है? खंड काव्य है, ठीक है। तो आप देखते हैं हम, ये पद्मावत क्या है? महाकाव्य। क्लियर? ये एक ऐसा ग्रंथ है जो महाकाव्यात्मक शैली में लिखा गया है। इसमें जायसी ने हिंदू मुस्लिम एकता की खास बात है, इसकी पद्मावत की विशेषता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली विशेषता हमारे सामने इसकी एक आ गई कि इसमें क्या क्या संदेश मिलता है? हिंदू मुस्लिम एकता। अरे भाई, हिंदू मुस्लिम एकता की बात यही से समझ में आ रही है। मलिक मोहम्मद जायसी नाम से क्या लग रहा है भाई? बंदा मुस्लिम। कथा किसकी लिख रहा है भाई? राजा रतन सेन और पद्मावती की, यानी कि उसके मन में तो कोई भेदभाव था नहीं। तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक हुआ या नहीं हुआ? यह अपनी अनुभूतियों का एक आकर्षक प्रेम कहानी के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। दूसरी बात क्या है कि ये एक प्रेम कहानी है। क्या है? ये एक प्रेम कहानी है। और इस प्रेम कहानी की मजेदारी ये है कि लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की बात कही गई है। प्रेम तो बताया गया है राजा रतन सेन और रानी पद्मावती का, लेकिन उसके माध्यम से जीवात्मा और परमात्मा के प्रेम की बात कही गई है। परमात्मा को अपना प्रिय बताया गया है और जो जीवात्मा है वो प्रेयसी है। और किस तरीके से वो परमात्मा से मिलने के लिए तड़प रही है? तो रानी पद्मिनी अपने रतन सेन, राजा रतन सेन से मिलने के लिए तड़प रही है, वैसे ही हमारी जीवात्मा भी उस परमात्मा से मिलने के लिए तड़पती रहती है। याद है ऐसी की ऐसी कुछ बातें हमने कबीर में भी पढ़ी थी ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो प्रेम कहानी है तो ये प्रेम कहानी, पर ये प्रेम कहानी हमें लौकिक से कहाँ ले जाती है? अलौकिकता की तरफ ले जाती है। ये इस महाकाव्य की खास विशेषता है। आगे देखिए क्या कह रहा है? पद्मावत इतिवृत्तात्मक होते हुए भी रसात्मक है। ये इतिवृत्तात्मक इसकी एक शैली है, विशेषता है। ये इतिवृत्तात्मकता का मतलब क्या होता है? इतिवृत्तात्मक का मतलब होता है कोई कहानी कहना, कोई कथा कहना, उसे क्या कहते हैं अपन? इतिवृत्तात्मक। लेकिन ये नीरस नहीं है। क्या है ये? रसात्मक है। अर्थात जब हम इस महाकाव्य को पढ़ते हैं तो इससे हमें आनंद की प्राप्ति होती है, हमारा मनोरंजन होता है, हमें अच्छा लगता है, मजा आता है, रसात्मक। और जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसमें हमको श्रृंगार रस, भाई जब प्रेम की बात कही गई है तो श्रृंगार रस तो मिलेगा। और उसके बाद भक्ति की बात है तो इसमें शांत रस भी मिलेगा। इसमें आए वस्तु वर्णन इसका प्रमाण है। ये एक ऐसा काव्य है जिसका प्रधान रस, इसका प्रधान रस कौन सा है? श्रृंगार। कौन सा है? श्रृंगार। श्रृंगार रस इसका क्या है? प्रधान रस है। क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं। मैं आपको बता दूं, जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाएंगे ना, तब आपको मधुगुप्ता के शॉर्ट नोट्स बहुत याद आएंगे, क्योंकि वहां पे ये छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बीच बीच में रहस्यात्मक अनुभूतियों की अभिव्यंजना। और इसकी एक विशेषता क्या है? रहस्यानुभूति। रहस्यानुभूति का मतलब क्या है? कि ईश्वर की उपस्थिति, वो जो अदृश्य सत्ता है, जो परमात्मा है, उस परमात्मा से प्रेम और संबंध की बातें हमें बीच बीच में मिलेंगी। ये रहस्यात्मक बातें भी हमें इसमें मिलेंगी। इसलिए हम क्या कहेंगे इसमें? कि इसमें रहस्यानुभूति है। जब मैं आपको 6 बात पढ़ाऊंगी तो बहुत डिटेल से आपको रहस्यवाद समझाऊंगी। जायसी अपने समय के बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे। उन्हें लोग पहुंचा हुआ फकीर मानते थे। कल मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी कि वो क्या अपना रूप बदल लिया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि वो अपना रूप बदल लेते थे। रूप बदल के वो क्या बन जाते थे? पशु बन जाते थे, है ना। उनके बहुत से शिष्य थे। परंपरा से प्रसिद्ध है कि उनका एक शिष्य अमेठी में रहता था। वह नागमती का 12 मासा गाकर घर घर भीख मांगा करता था। अब देखो इसमें ये बताया है कि ये इतने प्रसिद्ध कैसे हो गए, क्या हुआ, उसको देखिए आप। उन्होंने नागमती का 12 मासा, 12 मतलब 12 महीने की पूरी कथा रानी नागमती की। किसकी? तो वो जो उनका एक शिष्य था, वो जगह जगह नागमती का 12 मासा गा के क्या मांगा करता था? भीख मांगा करता था। एक दिन अमेठी नरेश ने उसे बुलाकर 12 मासा सुना और उसके रचयिता का नाम पूछा। शिष्य ने जायसी को नाम बता दिया। तो जायसी का नाम सुनकर राजा ने बड़े सम्मान पूर्वक उन्हें अपने दरबार में बुलाया। और तब से जो मलिक मोहम्मद जायसी थे वो अमेठी में ही रहने लगे। अमेठी के मगरा वन में वे रहते थे। ऐसे मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म रायबरेली के जिले में जायस नामक गांव में हुआ था, इसलिए इनका सरनेम क्या पड़ गया? जायसी। क्या पड़ गया? और मलिक इनकी उपाधि थी जो इनके पूर्वजों को राजा के माध्यम से दी गई थी। और मोहम्मद इनका नाम था। मालूम पड़ गया? मलिक मोहम्मद जायसी।
जायस के निवासी होने के कारण वे जायसी कहलाए और खिलजी वंश के शासक काल में मलिक की उपाधि नवाबों को दी जाती थी। इस उपाधि से स्पष्ट है कि जायसी का वंश नवाबों के वंश था। वे जाति के शेख थे। उनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज तथा मलिक राजा अशरफ था। जायसी उनके बड़े पुत्र थे। ये सब चीजें इतनी हमारे लिए बहुत काम की नहीं है, क्योंकि हमें कोई जीवन पर थोड़ी लिखना है। हमें मलिक मोहम्मद जायसी की प्रवृत्ति मालूम पड़नी चाहिए, उनका स्वभाव मालूम पड़ना चाहिए। क्यों स्वभाव मालूम पड़ना चाहिए? क्योंकि उनके स्वभाव का प्रभाव उनकी रचनाओं पे तो पड़ेगा। अब हमारी जैसी आयतें होंगी, हम जो कुछ लिखेंगे तो उसमें प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो हमें मलिक मोहम्मद जायसी की जो प्रकृति थी वो हमें मालूम पड़ गई है। बड़े होने पर जायसी पुनः जायस में आकर रहने लगे। कहा जाता है कि 6-7 वर्ष की आयु में शीतला के प्रकोप से इनकी एक आंख जाती रही थी। ये चीजें हमारे बहुत काम की नहीं है, लेकिन हाँ जनरल नॉलेज के तौर पर और हिंदी के स्टूडेंट होने के नाते हमें मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में थोड़ी जानकारी हो तो बहुत बढ़िया है। और देखो, कई बार अपन लोग परेशान हो जाते हैं कि हम बीमार हो गए, हम ऐसा हो गए, हम वैसा हो गए, हम ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। मलिक मोहम्मद जायसी की एक आंख नहीं थी और उन्हें अपने एक कान से भी सुनाई नहीं देता था, लेकिन उन्होंने रचना करना नहीं छोड़ा, अपना काम करते रहे। तो यानी कि जो शारीरिक कमजोरियां होती है वो आपके लक्ष्य में, आपके सपनों को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करती है क्या? नहीं। यदि आपके अंदर लगन है तो कितनी भी शारीरिक परेशानियां आ जाए आप उस काम को करके रहेंगे। कहा जाता है कि एक बार अमेठी के राजा से कहा कि मैं योग बल के अन्य पशुओं का रूप धारण कर लेता हूँ। ये कहानी कल मैंने आपको बताई थी। मुझे क्या लगता है, जब मैं इस कहानी को पढ़ती हूँ तो मुझे क्या लगता है कि शायद मलिक मोहम्मद जायसी ने ये कहानी राजा को इसलिए सुनाई होगी कि उनको ना जानवरों का शिकार करना पसंद नहीं आता होगा। तो उन्होंने राजा को ये कहानी सुना दी कि देख लीजिए, आप मुझे इतना प्रेम करते हैं और मैं तो पशु का रूप धारण करके जंगल में घूमता रहता हूँ, तो आप शिकार का मनाही करा दीजिए, वरना कभी मेरी जान से हाथ धो बैठेंगे। राजा ने उस जंगल में शिकार करने के लिए मना कर दिया, लेकिन कहते ना होने को कौन टाल सकता है। कल मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे उनकी मृत्यु हुई। जायसी की रचनाओं की संख्या 24 मानी जाती है। कितनी? 24। लेकिन हमें कुछ, मैंने आपसे हमेशा कहा ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे 5 रचनाओं के नाम चाहिए। उनमें उपलब्ध ग्रंथ है पद्मावत, जो हमने नाम लिख लिया। दूसरा अखरावट, याद रहेगा ना, आवट याद रहेगा ना, अखरावट तो लिख लेते हैं, अखरावट है ना। और आखिरी कलाम, ये भी याद रहेगा एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर, आखिरी कलाम। कहरनामा, चित्ररेखा, कानावत, मेहरी बाईसी, पोस्तीनामा। मेहरी बाईसी एक अन्योक्ति मूलक रचना है। चलो एक नाम ये लिख लेते हैं, मेहरी बाईसी। क्यों याद रहेगा आपको? ये आपको इसलिए याद रहेगा क्योंकि इसके बारे में कहा गया है कि ये अन्योक्ति मूलक रचना है। ये अन्योक्ति क्या है? अन्योक्ति बड़ी काम का अलंकार है कि अन्योक्ति का मतलब क्या होता है कि हम कुछ कह रहे हैं, किसी और से कहना चाहते हैं, डायरेक्ट उससे नहीं कह रहे, किसी पे रखकर कोई बात कह दी। अन्योक्ति, बात मैं तुमसे करना चाह रही हूँ तो मैं तुमसे डायरेक्ट बात नहीं कर रही हूँ, किसी और पे रख के मैंने तुम्हें सुना दिया, उसे कहते हैं अन्योक्ति। अन्योक्ति बड़ी प्रसिद्ध है बिहारी की, आपने जरूर सुनी होगी। नहीं पराग नहीं मधु मधु, नहीं विकास ये काल, अली कलीसो बंधे रहो आगे कौन हवा। सुनिए क्या आपने? जब कभी बिहारी पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी आपको। अभी आप अन्योक्ति का मतलब ये समझिए कि अन्य उक्ति, किसी से कोई बात कहनी है पर प्रत्यक्ष रूप से उससे ना कहकर किसी और पे रखकर कह दो, उसे कहते हैं अन्योक्ति। तो ये अन्योक्ति मूलक रचना है। इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति तो पद्मावती है, ठीक है, जिसके बारे में हम थोड़ी सी बात तो पढ़ भी चुके हैं। ये मसनवी शैली में है लिखी हुई है। कौन सी शैली में लिखी हुई है? मसनवी शैली। ये नाम याद रखना पड़ेगा आपको। सूफी संतों की जो रचनाएं होती थी वो मसनवी शैली में लिखी गई हैं। और सर्वोत्तम प्रेमाख्यान है। प्रेमाख्यान मतलब मैंने पहले बता दिया, ये प्रेम कहानी है। आख्यान का मतलब क्या होता है? कहानी। इसे हम आध्यात्मिक प्रेम काव्य भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की बात कही गई है। प्रेम कहानी तो बताई गई है पद्मावती की और राजा रतन सेन की, लेकिन उसके माध्यम से जीवात्मा परमात्मा की प्रेम कहानी का वर्णन, रहस्य अनुभूति मिलती है। जायसीकृत पद्मावत हिंदी साहित्य की अमर रचना है। एक ऐसी, अभी मैं आपसे पूछूं, बार बार इसमें लाइन आ रहा है कि ये हिंदी साहित्य की अमर रचना, कोई इसकी भाषा बता सकता है मुझे? इसकी भाषा कौन सी है पद्मावत की? ब्रज भाषा। गाल को पड़ेगा थप्पड़ तो याद आ जाएगा, कल बताया था मैंने। रामचरितमानस किस में लिखी हुई है? अवधी में।
तो पद्मावत भी अवधि में ही लिखी हुई है। किसमें लिखी हुई है? अवधि। अब ये बार बार जो एक चीज आ रही है ना कि ये हिंदी भाषा का बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है, भैया ये अवधि है ना, ये हिंदी भाषा की ही एक उपभाषा है। जो ब्रज भाषा है ना वो हिंदी की ही एक उपभाषा है, जो भोजपुरी है वो हिंदी की ही एक उपभाषा है। समझ में आ गए? जिसमें इतिहास और कल्पना का समुचित सामंजस्य देखने को मिलता है। इस महाकाव्य की खास बात और क्या है? इतिहास और कल्पना का सामंजस्य। ये कैसे है भाई? आपको बताएं। इस पूरे महाकाव्य को यदि हम दो भागों में बांट दें तो उसकी जो स्टार्टिंग है, जो शुरू का भाग है, वो टोटली काल्पनिक है। रानी पद्मावती के बाद एक तोता था, वो उन्हें बड़ा प्रिय था। तोता बोला करता था। एक दिन रानी पद्मावती तालाब पे नहाने गई, तोता भी वहां साथ में चला गया। वहां तोता उड़ गया, उसे एक शिकारी ने पकड़ लिया। शिकारी ने एक राजा को भेज दिया, है ना, और राजा के पास से वो कहाँ आ गया? उस खरीद के उसने राजा रतन सेन के पास आ गया। अब राजा रतन सेन को सुबह तोता कहानियां सुनाता था, क्योंकि वो पद्मावती के पास रह चुका था, तो वो पद्मावती की सुंदरता की कहानियां सुनाता था। राजा का रतन सेन तो उस तोते की जो सौंदर्य गाथा थी पद्मावती की, उसको सुन सुन के राजा रतन सेन को तो पद्मावती से प्यार हो गया। और राजा रतन सेन अपना घर बार सब छोड़ दूंगी, बीवी थी पहले से नागमती, उसको सबको छोड़ छाड़ के और सिंगल द्वीप चले गए। सिंगल द्वीप मतलब आज का श्रीलंका, अब वो चित्तौड़ में रह रहे हैं। और वहां अपना सारा राजपाट और रानी वानी को छोड़ छाड़ के सिंगल द्वीप चले गए। सिंगल द्वीप का राजा उनसे शादी करने को तैयार नहीं अपनी बेटी की। मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा। हाँ, वो शिव जी के मंदिर में रहने लगे। तब फिर हेल्प करी इसी तोता ने जाके पद्मावती के पिताजी को समझाया, भाई बहुत पहुंचा हुआ आदमी है भाई, कर दे अपनी बेटी की शादी से। तो ये सारी काल्पनिक कथा है। क्या है ये? काल्पनिक। मतलब पद्मावती की जो पहले की जो कहानी वो सारी काल्पनिक है। लेकिन बाद में जो हम चीज देख रहे हैं कि राजा रतन सेन की एक पत्नी थी पद्मावती, बहुत सुंदर थी। अलाउद्दीन खिलजी उस पर रीझ गया था। कैसे? हम सबको मालूम है कि राजा रतन सेन का एक दरबारी था, वो राजा रतन सेन से नाराज होकर छूट के चला गया था। उसने अलाउद्दीन खिलजी को उकसाया, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया चित्तौड़ पर, है ना। ये तो सारी कहानी आपने सुनी है ना। ये इतिहास प्रसिद्ध कथा है कि हाँ, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। पद्मावती को वो हासिल करना चाहता था, नहीं कर पाया। धोखे से उसने किले पे अधिकार कर लिया। मालूम है, राजा रतन सेन को बंदी बना के वो ले गया। और फिर पद्मावती ने कैसे गोरा और बादल को बुलाया, और पद्मावती ने किस तरीके से अलाउद्दीन के सामने ये प्रस्ताव रखा कि मैं आ रही हूँ, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को तो पद्मावती चाहिए थी, तो उनकी मैं अपने सखियों के साथ आ रही हूँ। और पद्मावती ने क्या किया? गोरा बादल के साथ एक सेना तैयार करी, पालकियां मंगवाई। तो मैं रानी हूँ, ऐसे थोड़ी आ जाऊंगी, मैं आऊंगी अपने 16,000 दासियों के साथ आऊंगी। उन पालकियों में सारे सैनिक बैठे हुए थे, पर बताया क्या गया कि इसमें सारी उनकी सखी और दासी हैं। सारे हथियार सब उसमें रखे गए थे। पद्मावती ने कहा था पहले मैं राजा रतन सेन से मिलूंगी। और जैसे राजा रतन सेन से मिले गए, उन्होंने एक लोहार को, पहली पालकी में एक लोहार को बिठा रखा था। वो लोहार नीचे उतरता है और राजा की बेड़िया काट के और राजा को सारे अस्त्र शस्त्र सुसज्जित करके और घोड़े पर बिठा देता है। जैसे अलाउद्दीन को मालूम पड़ता है युद्ध होता है, भयंकर युद्ध होता है। आप सबने गोरा बादल की कहानी पढ़ी होगी कि किस तरीके से उनका सिर कट जाता है, फिर भी वो लड़ते रहते हैं और राजा रतन सेन पद्मावती को लेकर आ जाते हैं। लेकिन अलाउद्दीन फिर भी चुप थोड़ी बैठता है, वो पुनः आक्रमण करता है ना। और उस आक्रमण में आपको मालूम है कि राजा रतन सेन मारे जाते हैं और पद्मावती जौहर कर देती है। मालूम है, ये इतिहास प्रसिद्ध घटना है। तो मालूम इतिहास और कल्पना का क्या मिला है? सामंजस्य। क्या है इस महाकाव्य में? इतिहास और कल्पना का सामंजस्य। कुछ बातें इतिहास प्रसिद्ध है और कुछ कवि ने क्या कर दी है, उसमें कल्पना जोड़ दी है उसको रोचक बनाने के लिए। इसे लेकर विद्वानों में कई तरह के मत प्रचलित हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसके विषय में बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी दी है। उनका कथन है कि पद्मावत में विशेषतः उसके नायक रतन सेन में पृथ्वीराज रासो के पृथ्वीराज की भांति फैक्ट्स और फिक्शन, तथ्य और कल्पना का अद्भुत योग मिलता है पद्मावत को महाकाव्य की दृष्टि से। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया महाकाव्य पद्मावत की क्या विशेषताएं। ठीक है, ये प्रश्न आ सकता है।